नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़्यादा बिंदास होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं भावना भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, उसके बाद हम इस क्लास को शुरू करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत। आप बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो चलिए आइए फटाफट से कमेंट सेक्शन के साथ जुड़कर मुझे बताइए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। राधे राधे सभी को। आपके कमेंट्स में ज़रा सा बड़ा कर लेती हूँ, जिससे मैं भी सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ पाऊँ और कोशिश करूँ कि जो कमेंट मेरे आगे आता है आंखों के आगे, उसका मैं रिप्लाई साथ के साथ कर पाऊँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ से आप लोग एक बार जब तब तक सभी बच्चे बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है दोस्तों। तो उम्मीद तो यही है कि हर एक बच्चा मुझे सुन पा रहा होगा और हर एक बच्चा वीडियो के साथ जुड़ भी गया होगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम। तो भाई चलिए अब हम चलते हैं, आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। टॉपिक हम लोगों का है सेल यानी कोशिका। कोशिका से आज हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे अभी थोड़े से कोशिकांग बचे हुए हैं, एक दो, इनको करते हैं और उसके बाद कोशिका विभाजन मैं आपको कराऊंगी और आपका चैप्टर खत्म। तो भाई सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हमने अभी तक बहुत सारे कोशिकांगों को पढ़ लिया और बहुत से कोशिकांग आपको याद भी हो गए होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ राइबोसोम का नाम कितने बच्चों को याद है, तो बिल्कुल याद हो गया होगा। अगर मैं कहूँ माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कितने बच्चों को याद है, सबको याद है। अगर मैं कहूँ केंद्रक न्यूक्लियस तो सबको याद है। अगर मैं कहूँ गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल, ठीक है, ये सारे के सारे कोशिकांग आपको जरूर याद हो गए होंगे। हमने कल की क्लास में बात करी थी कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल। आप जानते हैं कोशिका भित्ति पादपों में होती है, जीवाणु में होती है और कवक में होती है। यानी कि जो सेल वॉल होती है ये प्लांट्स में, बैक्टीरिया में एंड फंगस में होती है। पादपों में किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, कल बताया था, है ना। और प्यारे दोस्त हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही, प्यारे दोस्त जो हिस्ट्री की क्लास इसलिए नहीं हो रही होगी कि पारुल मैम को कल बेटा हुआ है। ठीक है, तो आपकी प्यारी पारुल मैम है, उनको कल बेटा हुआ है, तो वो सिजेरियन से हुआ है और मैम को बेटा हुआ है, तो अब मैम शायद आपकी क्लास कुछ दिनों तक नहीं ले पाएंगी। कि आप जानते हो कि जब जब भी डिलीवरी होती है, जब भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो लगभग 1 महीने का जो उसके पास रेस्टिंग टाइम होता है उसको लेना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो पारुल मैम को कल बेटा हुआ है, उन्होंने कल बेटे को जन्म दिया है, इस वजह से जो क्लासेस हैं वो आपकी पारुल मैम की नहीं हो रही। ठीक है, हाँ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ तो आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है ना। ठीक है, अब एक बच्चा क्या कह रहा है कि डीएनए गलत बताए हो। बेटा क्या डीएनए में गलत लगा आपको, ये बताओ। डीएनए में क्या गलत लगा, डीएनए में आपको ऐसी क्या चीज थी जो गलत लगी। डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में वाटसन और क्रिक ने बताया। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, एडिनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें आपको क्या ऐसी चीज है जो गलत लगी, ये बता दो। मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं किस ख्यालों में खोए रहते हो आप लोग। चलो आओ अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे की तरफ बात करते हैं कि जो कोशिकांग हैं, यहाँ से आपका कौन सा कोशिकांग आज की इस क्लास में करेंगे। तो हम लोग करेंगे आज की इस क्लास में कोशिका झिल्ली। मैंने कोशिका भित्ति आपको कल पढ़ा दिया था, अब हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी है। ठीक है, तुम ना जो भी पॉइंट, जो भी डाउट होते हैं ना बेटा, उसको लिख दिया करो। अब जैसे डीएनए से तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा डाउट था तो उसको लिख देते, मैं पढ़ लेती और मैं आपको समझा देती सारी चीजें, है ना। तो आप साथ के साथ लिख दिया करो उस चीज को। ठीक मैम, 28 और 29 का पीडीएफ, 28 की पीडीएफ अभी भेज दी है, 29 की भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी और आज की तो साथ के साथ होनी ही है। ठीक है, तो पीडीएफ के बारे में टेंशन ना ले, वो बोर्ड पीडीएफ है जो अपलोड नहीं हुई है, बाकी आपकी जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो बिल्कुल अपलोड हो गई है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की। कल जब हमने बात करी कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति हमारी कोशिका में नहीं थी,
यानी कि तुम देखो मेरी एक कोशिका को उठाकर, तो मेरी इस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, सेल वॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक जंतु हूं, मैं एक एनिमल हूं, है ना। अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो बताओगे कि ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में, मतलब सभी की कोशिका में मिलेगी, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे जीवाणु हो, सभी की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ऐसा आपको पूछ लेता है इसके बारे में जब स्टेटमेंट आते हैं कि ये केवल पादपों में होती है, ये केवल जंतुओं में होती है, केवल जीवाणु में होती है, या सभी में होती है, तो आप कहोगे सभी में होती है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये सभी में पाई जाती है। बताएंगे फाउंड इन ऑल सेल, तो सभी प्रकार की कोशिका में ये देखने को मिलती है। चाहे हम लोग, अगर मैं आपको याद करने के लिए बता दूं, चाहे हम जंतु की बात करें, चाहे हम पादप की बात करें, या कोई और भी कोशिका हो, ये सब में होती है। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर आपको एनिमल और प्लांट करके पूछा जाता है, तो ये एनिमल में भी मिलती है और प्लांट में भी मिलती है, सभी के अंदर मिलती है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी के बारे में अगर बात करें, तो मैम ये कोशिका झिल्ली सभी में मिलती है, तो किस पदार्थ की बनी हुई होती है, किस मटेरियल की। जैसे कोशिका भित्ति की बात करी थी प्यारे दोस्त, ठीक है, जैसे कोशिका भित्ति की बात करी थी हमने कि जैसे कोशिका भित्ति के बारे में बताया था कि पादपों में तो सेल्यूलोज की बनी है, जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकोनियम म्यूरिन की बनी है, और कवक में काइटिन की बनी है। वैसे ही मैम ये सभी में है, तो ये किसकी बनी है, तो बेटा सभी में एक ही चीज की बनी है। आप लोग बताओगे फॉस्फोलिपिड की, तो बताओगे कि ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड। तो ये पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो आपने कहा कि ये किस पदार्थ की बनी होती है भाई, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो लिखेंगे मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो दोस्तों ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड क्या होता है मैडम, तो फॉस्फोलिपिड होता है प्यारे दोस्त लिपिड और प्रोटीन का मिश्रण, ऐसे भी बता सकते हो। तो कई कई बार ये आपको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, कई कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि ये किसकी बनी होती है, तो आपको ऑप्शन में प्रोटीन और लिपिड दे देता है, तो आप लोग बताओगे कि प्रोटीन और लिपिड की ये बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड को जब एक साथ बोलते हैं तो इसी को हम फॉस्फोलिपिड भी बोल देते हैं। तो कई बार एक साथ इकट्ठा पूछ लेता है फॉस्फोलिपिड, या कई बार अलग अलग करके, यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ऐसे भी ऑप्शन आ जाता है ना। तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बेटा, समझते चलो चीजों को। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मतलब इसके बारे में मैंने बताया सभी में है, किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब इसी के बारे में आपको पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, इसके कई और नाम है दोस्तों। इस कोशिका झिल्ली को, यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन को हम कई और नामों से भी जानते हैं। किस किस नाम से इसको जाना जाता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पहले तो चयनात्मक झिल्ली। इसी का नाम है चयनात्मक झिल्ली। तो पेपर में आ जाता है कि कोशिका के अंदर किस भाग को हम चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, तो भाई कोशिका झिल्ली को ही चयनात्मक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो ये भी आपको पेपर में आता है कि किसको हम चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं इसी को। ठीक है, अच्छा एक नाम तो ये हो गया। एक नाम इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसी का नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। इसी को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो बताओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो ये चीज़ें भी आपको एग्जामिनेशन में आती हैं कि कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और चयनात्मक झिल्ली। मैम मुझे आपकी ये जैकेट चाहिए बेटा। इस जैकेट को देने के लिए एक काम करना पड़ता है, सिलेक्शन लेना पड़ता है।
आप सिलेक्शन लें और जिस दिन आप सम्मान समारोह में आएंगे आप इस जैकेट को हक से मांग पाएंगे और मैं हक से इस जैकेट को खुद अपने हाथों से आपको पहनाऊंगी। ठीक है बच्चा? बिल्कुल, है ना? हाँ, अब बात करते हैं कि मैम इसको चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, वाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। क्लास तो नहीं रुक रही है बेटा, बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बातें? चले भाई, देखो मेरी क्लास में एक चीज रहती है कि मैं अपनी क्लास को पूरी तरीके से बाइलिंगुअल रखती हूँ बेटा। तो मैं अगर किसी एक सेंटेंस को हिंदी में लिख रही हूँ तो वो आपको उसी तरीके से इंग्लिश में भी मिलेगा। और ये मेरी क्लास की आप खास बात समझ लीजिए या नेगेटिव पॉइंट समझ लीजिए, वो आपके समझने का नजरिया है। तो हमेशा से मैं जितना प्रायोरिटी हिंदी वाले बच्चों को देती हूँ बेटा, उतनी प्रायोरिटी मैं इंग्लिश वाले बच्चों को भी लेकर चलती हूँ, और ये मेरी आदत में हो गया है अब। तो मैं अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखूंगी तो मैं उस पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में भी लिखूंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तो आपको समझकर चलनी पड़ेगी चीजें बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। इसको चयनात्मक झिल्ली इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करता है। ठीक है, समझना बेटा, देखना ये है आपकी कोशिका, ये है प्यारे दोस्तों एक कोशिका। ठीक है, अब ये एक मम्मी की तरह काम करती है। जब आपको घर से बाहर जाना होता है तो आप मम्मी से पूछते हो कि मम्मी आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है तो मैं चला जाऊं या चली जाऊं? तो मम्मी कहती है नहीं नहीं जाओगे, अपना काम करो। तो तुम अपने दोस्त से कहते हो यार मम्मी ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। मम्मी ने हाँ कर दी तो तुम बिल्कुल चले जाते हो। तो मम्मी की परमिशन से हम अपने घर से बाहर और घर के अंदर आते हैं। कई बार जब हम लेट हो जाते हैं तो हमें डर लगता है पता नहीं मम्मी अब घर में आने देगी या नहीं। मम्मी कहती है खबरदार जो घर में पैर रखा वहीं खड़ा रहो, वहीं खड़े रहो। तो मतलब हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम घर में चले जाएं। ये संस्कारी बच्चों की पहचान होती है। कुछ बच्चे होते हैं मस्त होते हैं। खैर, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि मम्मी की बात हम मानते हैं, मम्मी की इजाजत से घर के बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं। सिमिलरली ये जो कोशिका झिल्ली है, इसी की इजाजत से कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाते हैं पदार्थ। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि वो कौन सा कोशिकांग है जिसके द्वारा कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन होता है, तो वो होता है कोशिका झिल्ली। अगर किसी चीज को कोशिका के अंदर जाना है तो इस कोशिका झिल्ली से ही परमिशन लेकर जानी पड़ेगी, जिसको मैं रेड कलर से बना रही हूँ। ये कोशिका झिल्ली है, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोशिका के बाहर किसी चीज को जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोशिका झिल्ली से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कोशिका के अंदर प्यारे दोस्त और कोशिका के बाहर प्यारे दोस्त, ठीक है, जाने वाले पदार्थों का जो सिलेक्शन करती है वो यही करती है कोशिका झिल्ली। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? तो चलो अब इसका काम लिख लेते हैं, इसका हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं कि भाई ये कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली का वर्क क्या होता है। ये पेपर में आपको पूछा जाता है। तो बताओगे ये कोशिका के, आप बताएंगे कि यह है कोशिका के अंदर तथा बाहर, कोशिका के अंदर, अभी बताया ना अंदर, है ना, अंदर तथा बाहर। भाई बाहर भी जाएंगी कुछ चीजें, अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। ठीक है, पदार्थों का चयन करती है। इसी का काम क्या होता है कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का ये चयन करती है दोस्तों। तो ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। मतलब कौन सी चीज कोशिका के अंदर जाएगी, क्योंकि ये किसी को क्रॉस ही नहीं होने देती। ये अर्धपारगम्य झिल्ली की होती है, अर्धपारगम्य होती है दोस्तों। ये जो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है ना, ये इसका नेचर होता है अर्धपारगम्य। ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, मतलब आधी चीजों को अपने आर पार जाने देती है। ये सेमी परमेबल होती है दोस्तों, सेमी परमेबल। ठीक है, ये सेमी परमेबल होती है, मतलब ये आधी चीजों को ही कोशिका के अंदर जाने देगी और आधी चीजों, अर्ध का मतलब आधा,
तो हर कोई इस कोशिका के अंदर नहीं जा सकता, ये एक सुरक्षा गार्ड है कोशिका का। जब ये किसी चीज को परमिशन देगी, परमेबल करेगी, तभी वो चीज कोशिका के अंदर आएगी। और हर कोई चीज कोशिका से बाहर नहीं जा सकती, जब ये परमिशन देगी जब भी वो चीज कोशिका से बाहर आएगी। तो ये सेमी परमेबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, क्यों हर कोई, जैसे कोई बैक्टीरिया है वो कभी कभी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया इसको क्रॉस नहीं कर पाते वो हमारी कोशिका में नहीं जा पाते, हमें बीमार नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बैक्टीरिया इसको क्रॉस कर सकते हैं तो वो हमें बीमार कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है वो सेमी परमेबल होता है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन जो होती हैं वो अर्ध पारगम्य होती है नेचर में। समझ में आ गई बात, क्लियर? तो ये क्या करती है, ये कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। तो आप लोग लिखोगे इट सेलेक्ट substances, it select substances goes outside and inside of the cell क्लियर? तो भाई ये कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का क्या करती है दोस्तों, चयन करती है। ये आपको पेपर में पूछा जाता है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, चलो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलो, अब एक बच्चे का डाउट आया कि मैम सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है। बेटा सेल मेम्ब्रेन सेल में होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, सेल में होती है। ये एक सेल है ना। अब इसके बाहर की तरफ ये जो आपको दिख रहा है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये होती है सेल मेम्ब्रेन जो मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ। तो एक कोशिका के अंदर, कौन सी कोशिका के अंदर, मान लो ये एक जंतु कोशिका है, मान लीजिए ये एक एनिमल सेल है दोस्तों। ये क्या है, एक एनिमल सेल, ये एक जंतु कोशिका है बेटा। ठीक है, अब इस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति कहाँ, ये कोशिका झिल्ली कहाँ मिलेगी, यहाँ सबसे बाहर की तरफ। जब हम एक प्लांट सेल की बात करते हैं, जब हम एक पादप कोशिका की बात करते हैं, तो एक पादप कोशिका ऐसी होती है दोस्तों, ऐसी एक पादप कोशिका ऐसी होती है। ठीक है, एक प्लांट सेल जो होती है वो ऐसी दिखती है। तो इस प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो कहाँ होती है, वो बेटा यहाँ होती है, अंदर की तरफ, यहाँ, यानी कोशिका भित्ति के अंदर होती है। तो जब हम एक पादप कोशिका की बात करते हैं, ये किसका फोटो है, एक पादप कोशिका का, यानी सारे पादप ऐसी कोशिकाओं से बने हैं, ऐसी कोशिकाओं से। ये है एक प्लांट सेल, ये है दोस्त एक प्लांट सेल। तो इस प्लांट सेल के आसपास दो तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं। ये जो हरे रंग से दिख रहा है, ये तो इसकी सेल वॉल है जो आपने कल पढ़ ली थी, ये तो इसकी सेल वॉल है, ये तो इसकी कोशिका भित्ति है जो आपने कल पढ़ा था, कोशिका भित्ति। हमारी कोशिका में तो होती ही नहीं है कोशिका भित्ति, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारी कोशिका ऐसी है, हमारे पास तो है ही नहीं कोशिका भित्ति। लेकिन पादप के सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति, और पादपों में ये अंदर की तरफ होती है कोशिका झिल्ली। ये होती है दोस्तों कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये है अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली। ये होगी इनर लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो पादपों में सेल मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति के अंदर होती है ना, सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल में बात करें तो ये सबसे बाहर की तरफ ही होती है। हमारे पास एक ही प्रोटेक्शन है, हमारी कोशिका के पास एक ही प्रोटेक्शन है, उसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली कहाँ होती है। पादप कोशिका के अंदर ये कोशिका भित्ति के अंदर होती है, जबकि हमारी कोशिका के अंदर ये क्या होती है, कोशिका के बाहर होती है। समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आई बात। एक बच्चा क्या कह रहा है कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। मेरे बच्चे, या तो तुम ये सोच रहे हो कि मैडम पागल है या तुम खुद पागल हो। तो भैया लिखा हुआ है ना, कोशिका झिल्ली को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बच्चा। और यहाँ पर आपको मैं अच्छे से कल पढ़ा चुकी हूँ, कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं, ये आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक, चले आगे। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि कोशिका भित्ति केवल पादप, कवक और जीवाणु में मिलती है ना। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में मिलती है। कोशिका भित्ति सभी में अलग अलग बनी होती है। पादपों में सेल्यूलोज की थी, जीवाणु में म्यूरिन,
और कवक में काइटिन, जबकि कोशिका झिल्ली सभी में एक पदार्थ की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादपों का बाह्य आवरण है, आउटर प्रोटेक्शन है प्लांट का, है ना, जबकि कोशिका झिल्ली जंतुओं का बाह्य प्रोटेक्शन है, आउटर प्रोटेक्शन है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। भाई हमारा आउटर प्रोटेक्शन तो यही है ना, हमारा आउटर प्रोटेक्शन क्या है भाई, यही है, हमारे पास तो एक ही प्रोटेक्शन है हमारी कोशिका के पास। क्लियर, हमारा तो बाह्य सुरक्षा कवच जो है, हमारी जो बाह्य सुरक्षा है वो तो यही है ना, सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट की जो बाह्य सुरक्षा है वो तो कोशिका भित्ति है, वो तो सेल वॉल है, और सेल मेम्ब्रेन वो इनर प्रोटेक्शन है, आंतरिक प्रोटेक्शन है। ये है प्यारे दोस्त, ठीक है, क्लियर। राहुल कह रहे हैं आपको गुस्सा नहीं आता तुम पे हमारा काम है बेटा आपको समझाना, और अपने काम पर ही गुस्सा करेंगे तो फिर तरक्की कैसे करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आओ आगे बात करते हैं। डिवीजन और मेम्ब्रेन में अंतर। बेटा डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, डिवीजन का मतलब है बांटना किसी चीज को, और मेम्ब्रेन होता है कवर, झिल्ली, ठीक है, मेम्ब्रेन का कवर है मतलब है झिल्ली। जैसे तुम्हें ठंड लग रही है, तुम रिजाई ओढ़कर सो गए, रिजाई में कवर हो गए, तो रिजाई एक मेम्ब्रेन का काम करेगी। और तुम्हारे पास एक गाजर है, मैंने उस गाजर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए तो वो डिवाइड हो गई, उसको काट दिया आपने, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो सेल मेम्ब्रेन से आपको इतने सारे पॉइंट याद रखने हैं बेटा। अब आ जाओ अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है अंतःद्रव्य जालिका, जिसको मैंने आपको कल कहा था कि हम करेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब बात करते हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हम बात करते हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। अच्छा इतना लंबा नाम कौन बार बार ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसीलिए इसको हम शॉर्ट में, और पेपर में भी आता है, इसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं, इसीलिए शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, ER। ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक और R का मतलब रेटिक्यूलम, तो इसको शॉर्ट में हम लोग, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहते हैं। अब आ जाओ आगे बात करते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है मैम, इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज से क्वेश्चन आता है। मैम इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसकी डिस्कवरी से क्वेश्चन आता है। तो भाई इसकी जो खोज करी थी ना, वो करी थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम था पोर्टर। किसने दोस्तों, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, पोर्टर। तो पोर्टर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अंतःद्रव्य जालिका को डिस्कवर किया। अब बात करते हैं कि मैम अंतःद्रव्य जालिका जो होती है ये कितने प्रकार की होती है, तो बताओगे कि ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कोशिका के अंदर जो अंतःद्रव्य जालिका है 2 प्रकार की होती है, इट हैव 2 टाइप्स। क्लियर, कितने टाइप्स की होती है भाई, 2, तो बताएंगे इट हैव 2 टाइप्स, ये 2 तरीके की होती है। अब ये दोनों टाइप्स आपको पेपर में पूछे जाते हैं। अंतःद्रव्य जालिका 2 तरीके की होती है और ये दोनों ही टाइप आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैम कौन कौन से 2 प्रकार की होती है ये, तो चलिए बात करते हैं। एक होती है प्यारे दोस्त चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, एक होती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर, एक होती है चिकनी, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, चिकनी मतलब स्मूथ, जिसको हम कहते हैं स्मूथ ER। अब क्योंकि ER का मतलब आप जान चुके हो, स्मूथ ER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और मैम दूसरी कौन सी होती है, एक तो ये हो गई, और मैम दूसरी होती है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो दूसरी हो जाती है खुरदरी, यानी एक चिकनी है और एक खुरदरी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग रफ ER, रफ ER। रफ ER मतलब एक ऐसी ER जो कि खुरदरी है, रफ सी आपको नजर आती है। इस तरीके से ये 2 प्रकार की होती है अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको पूछा जाता है। तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका यानी स्मूथ ER और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यानी रफ ER, इन दोनों के काम पूछे जाते हैं, इन दोनों की पोजीशन पूछी जाती है कोशिका में कहाँ होती है। तो आइए इन दोनों के बारे में अब बातें करते हैं। अब ये कैसे कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी कोशिका में,
तो देखो फिर से ये कोशिका है ना। इस कोशिका के अंदर आपको पता है केंद्रक होता है, ये केंद्रक है, पढ़ के आ चुके हो केंद्रक को, ये केंद्रक है दोस्तों, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। चलो बहुत बढ़िया, ये न्यूक्लियस है। और ये जो बाहर का एरिया है ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, इस बाहर के एरिया को कहते हैं झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है, रेड कलर से अभी भी बताई थी ना पीछे, ये कोशिका झिल्ली है। तो ये जो रेड कलर से दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाली चीजें तो आपने हमें पढ़ा दी है मैडम। हमें ये बताओ कि यह अंतःद्रव्य जालिका कहाँ मिलेगी इस कोशिका में, इसको कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। तो भाई जब हम लोग अंतःद्रव्य जालिका की बात करते हैं, तो अंतःद्रव्य जालिका यहाँ इस पूरी कोशिका के अंदर आपको दो जगह मिलेगी। एक तो केंद्रक के आसपास ऐसे मिलेगी, देखो ये रही, ये रही, ये जो मैंने पिंक कलर की बना दी है, ये अंतःद्रव्य जालिका है। मैम अंतःद्रव्य जालिका तो दो तरीके की होती हैं, एक तो आपने बताया रफ होती है, एक आपने बताया स्मूथ होती है, यानी स्मूथ चिकनी, रफ खुरदरी। तो हमें बताओ चिकनी कहाँ है और खुरदरी कहाँ है, तो समझते चलना चीजों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक अंतःद्रव्य जालिका नजर आ रही है इस तरीके से, ये ठीक है, ये नजर आ रही है आपको इस तरीके से। तो ये नीली वाली कौन सी है और ये गुलाबी वाली कौन सी है, तो मुझे एक बात बताओ आप यहाँ पर सारे दोस्त, कि तुम्हें केंद्रक के करीब कौन सी अंतःद्रव्य जालिका दिख रही है, नीली वाली या गुलाबी वाली, केंद्रक के पास एकदम केंद्रक के नियर बाई कौन सी दिख रही है, जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल नीरज, ये क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल आएंगे। पारुल मैम की क्लास क्यों नहीं चल रही है बेटा, पारुल मैम को कल बेटा हुआ है, उन्होंने एक बेटे को बर्थ किया है, तो इस वजह से मैम की क्लास अभी आगे आने वाली लगभग 1 महीने तक तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। चलो हाँ, तो अब मुझे यहाँ पर बच्चों ने बताया कि मैम यहाँ पर पिंक वाली जो है वो केंद्रक के पास दिख रही है, तो बिल्कुल बेटा, तो ये जो केंद्रक के पास वाली तुम्हें पिंक वाली दिख रही है ना, इनको कहते हैं हम रफ ER। ये है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, ये होती है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। अच्छा मैम ये खुरदरी क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर आकर चिपक गए हैं राइबोसोम, देखो ये चिपक रहे राइबोसोम, ये चिपक रहे राइबोसोम। तो पेपर में पूछा जाता है कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका को खुरदरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम यहाँ भी आ गए भैया, राइबोसोम यहाँ भी आ गए, अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर भी आ गए। इन पर क्या पाए जाते हैं दोस्त, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम यहाँ पर ऐसे लगते हैं जैसे दाने चिपक गए हो आकर, छोटे छोटे दाने चिपक गए हो आकर, तो इसी वजह से ये खुरदरी खुरदरी लगती हैं। जैसे एक पेपर पर आप मोती लगा दो ना, और उस पेपर पर जब हाथ फेरोगे तो पेपर पर मोती आपको चुभेंगे, तो पेपर खुरदरा खुरदरा लगेगा आप लोगों को। जैसे सड़क आपने देखी, सड़क पर जब बजरी पड़ी रहती है तो सड़क बड़ी खुरदरी लगती है, लेकिन जब सड़क पर से सारी बजरी हटा दी जाती है तो सड़क फिर चिकनी हो जाती है। तो ये इसी तरीके से है कि अंतःद्रव्य जालिका पर जब राइबोसोम आकर चिपक जाते हैं तो वो खुरदरी खुरदरी नजर आती है, और ये केंद्रक के करीब होती है। और एक बात और बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रफ अंतःद्रव्य, ये जो रफ ER है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसका काम क्या होगा, जल्दी बताओ। मैंने आपको बताया था राइबोसोम को एक ही काम आता है भैया, जहां जहां राइबोसोम जाएंगे वहां वहां एक ही काम करेंगे। इनकी संगति इतनी खराब है राइबोसोम की कि सबको अपनी संगति में ले लेते हैं, समझ रहे हो ना, संगति का असर बहुत पड़ता है। अगर हम किसी अच्छे बच्चे के साथ रहते हैं, पढ़ने वाले के साथ, तो हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। अगर हम किसी बिगड़ैल बच्चे के साथ रहते हैं तो हम भी बिगड़ैल हो जाएंगे। तो राइबोसोम जहां जाते हैं सबको अपनी संगति में रंग लेते हैं। राइबोसोम का एक ही काम है, प्रोटीन बनाना, बिल्कुल। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका का क्या काम होता है। अब क्योंकि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर बैठ गए हैं जाकर राइबोसोम, तो राइबोसोम अपनी चलाते हैं, और ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका भी बेचारी प्रोटीन ही बनाने लग जाती है। तो आपको पेपर में पूछा जाता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका का क्या काम होता है, तो ये प्रोटीन बनाती है। ठीक है, अभी लिखवाऊंगी। अब आ जाओ वापस, ये जो नीली नीली है ये तुम्हें किसके करीब दिख रही है, तो नीली नीली जो है ये तुम्हें कोशिका झिल्ली के करीब दिख रही है। ये रही कोशिका झिल्ली, है ना, ये है कोशिका झिल्ली, देखो ये रेड कलर की, तो तुम्हें नीली वाली कोशिका झिल्ली के करीब नजर आ रही है। तो ये कोशिका झिल्ली के जो करीब हैं इनको कहते हैं स्मूथ ER। तो
स्मूथ ईआर कहाँ पाई जाती हैं? तो आपने कहा कोशिका झिल्ली के करीब। इनको कहते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। तो ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका है। मैम क्यों है? क्योंकि ये इनके ऊपर राइबोसोम नहीं आए, यहाँ पर नहीं है राइबोसोम, तो राइबोसोम नहीं है तो एकदम ये स्मूथ नजर आती है, एकदम चिकनी नजर आती हैं। और क्या काम करती हैं फिर ये? राइबोसोम तो है ही नहीं, तो मतलब प्रोटीन तो बनाएंगी ही नहीं, बिल्कुल। तो क्या काम करती हैं? ये लिपिड का संश्लेषण करती हैं। लिपिड होता है फैट, वसा, घी, फैट का संश्लेषण करती हैं और आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है ना वो बाहर निकालती हैं, है ना। तो चलो अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अब इनके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, इनके बारे में मैं आपको 2-2 पॉइंट लिखवा देती हूँ। चलो तो इधर हम लोग लिख लेते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, चिकनी, ठीक है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, द्रव्य जालिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कौन सी होती है? खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। दूसरी है खुरदरी, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, द्रव्य जालिका। तो ये खुरदरी क्या काम करती है ना, अब तो आप समझ ही चुके हो। चलो भाई, रफ ईआर। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि ये कहाँ होती है? तो कोशिका झिल्ली के करीब होती। अब ये भी मैंने आपको बताया था, कोशिका झिल्ली, तो ये कहाँ होती है? कोशिका झिल्ली के करीब पाई जाती है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी अंतःद्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली के करीब पाई जाती हैं? तो आपने कहा खुरदरी। तो आप लोग बताओगे फाउंड नियर बाय सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के एकदम करीब होती हैं दोस्तों, एकदम सेल मेम्ब्रेन के क्या होते हैं? करीब होती हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई? क्लियर? अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब ये क्या काम करती हैं भाई? खुरदरी। यहाँ पर तो राइबोसोम है, तो उसी की वजह से तो खुरदरी खुरदरी फील हो रही है ये आपको। तो यहाँ पर ये कहाँ पाई जाती है? ये केंद्रक के करीब पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया, ये कहाँ होती है? केंद्रक के करीब पाई जाती हैं भाई, केंद्रक के करीब पाई जाती हैं। इनका काम क्या हो जाता है? ये केंद्रक के करीब पाई जाती हैं। तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि कौन कहाँ होती है ना। तो एक कोशिका झिल्ली के करीब, एक केंद्रक के करीब, ठीक है। फाउंड आप लोग लिखेंगे फाउंड नियर बाय न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के नियर बाय होती हैं, है ना, न्यूक्लियस के करीब आपको देखने को मिले, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट तो ये हो गया दोनों के बारे में। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैडम जी ये जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिकाएं ये क्या करती हैं? तो बताएंगे कि ये लिपिड संश्लेषण करती हैं। इनका काम होता है लिपिड संश्लेषण। लिपिड होता है बेटा फैट, जो आपके शरीर में फैट बनता है, लिपिड संश्लेषण। और एक और काम करती है औषधि निकारण का काम करती हैं, ठीक है, निकारण, ठीक है, निकारण का कार्य करती हैं, मतलब जब दवाइयाँ खाते हो ना, उन दवाइयों में जितने भी टॉक्सिन होते हैं, भाई दवाई आपके लीवर पर इफेक्ट डालती हैं। जब हम ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं लीवर इफेक्टिव होता है, तो मतलब दवाइयों के जितने भी विषैले पदार्थ हैं उसको कहते हैं औषधि निकारण। उनको क्या करती हैं? निकारण का कार्य करती है, मतलब औषधि के अंदर जितने भी टॉक्सिक है उनको बाहर निकालती हैं। समझ में आ गई बात? और लिपिड का संश्लेषण करती हैं। तो भाई इनका जो काम होगा वो क्या होगा? तो आप बताओगे दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस। ये क्या करती हैं दोस्तों? लिपिड सिंथेसिस करती हैं, लिपिड सिंथेसिस एंड टॉक्सिन रिमूवर। आपकी कोशिका से जितने भी टॉक्सिन बन रहे हैं, औषधि वाले जितने भी निकारण बन रहे हैं, उनको बाहर निकालती हैं। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इस पर ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है पेपर में। तो इस पर मैं स्टार लगा रही हूँ, देखो इसका मतलब है कि ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
यही एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आई बात। तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड नियर बाय सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ होती है? कोशिका झिल्ली के करीब पाई जाती है चिकनी वाली। और जो खुरदरी वाली होती हैं वो केंद्रक के करीब पाई जाती हैं। तो ये केंद्रक के करीब पाई जाती है, फाउंड नियर बाय न्यूक्लियस। क्लियर। अब ये क्या करती हैं? ये औषधि निकारण का काम करती हैं और लिपिड संश्लेषण करती हैं। यहाँ पर ये क्या काम करती हैं भाई, है ना, इनका काम आपसे पूछे तो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि यहाँ तो राइबोसोम है ना, तो ये क्या काम करती हैं? प्रोटीन संश्लेषण करती हैं। इनका काम हो जाता है प्रोटीन संश्लेषण। तो ये क्या करती हैं भाई? प्रोटीन संश्लेषण करती हैं। ये आपको पूछा जाएगा कि कौन सी अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण करती है? तो खुरदरी। क्लियर। तो आप लोग बताओगे दीज आर रेस्पॉन्सिबल, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या करती हैं भाई? प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये पॉइंट्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन कैसे बनता है? यही बनता है कि कौन सी अंतःद्रव्य जालिका केंद्रक के करीब पाई जाती है? खुरदरी, चिकनी, दोनों, या कोई और ऑप्शन दे देगा? तो आप बताते हो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःद्रव्य जालिका का कार्य प्रोटीन निर्माण का होता है? तो फिर आप बताओगे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। या खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है? तो आपको स्टेटमेंट दे देगा कि ये केंद्रक के करीब है, ये प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, है ना, इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके बना बना के दे देगा आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किधर को भी मुड़ सकता है। ठीक है, क्लियर। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं बेटा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल पाए जाते हैं। चलो, टॉक्सिक क्या होते हैं प्यारे दोस्त? टॉक्सिन होते हैं। जैसे आपने दवाइयाँ खाई, है ना, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जैसे आप ज़्यादा हाई एमजी की दवाई खा रहे हो तो आपके लीवर को ख़राब कर सकती हैं। तो आपके लीवर की कोशिकाओं के अंदर जितने दवाई वाले टॉक्सिन बन रहे हैं उनको बाहर निकालती हैं, विषैले पदार्थों को बाहर निकालती हैं, ये जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है। ठीक है, चलो, अंतःद्रव्य जालिका से आपको इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने जितने भी कोशिकांग थे उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आ जाओ इसी चैप्टर के लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सेल डिवीजन। जिसका नाम है भाई सेल डिवीजन। तो आइए, अब आपने यहाँ से कोशिकांगों को पढ़ लिया। अब इसी चैप्टर के अंदर एक और छोटा सा अध्याय, एक और छोटी सी हेडिंग, कोशिका विभाजन। क्या होता है भाई कोशिका विभाजन? व्हाट इज सेल डिवीजन? तो देखो, नाम से पता चल रहा है सेल, सेल तो आप पढ़ चुके हो, सजीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। और डिवीजन मतलब बंटवारा, मतलब हमारे शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं कैसे आती हैं? तो भाई आपके शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं हैं ना, वही नई कोशिकाओं को बनाती हैं। तो पुरानी कोशिकाएं अपने आप को डिवाइड कर देती हैं। लिपिड का मतलब होता है फैट प्यारे दोस्त, मैं बार बार बता रही हूँ चंदन। फैट, वसा, जो आपके शरीर में फैट बनता है, वसा बनती है, उसको बनाने का काम करती हैं ये। ठीक है, उसका संश्लेषण करती हैं। सोनम अविरत, ठीक है, अविरत। हाँ बेटा, डिस्प्रिन हो गई, पैरासिटामोल्स हो गई, हाई एमजी की दवाइयाँ सब इफेक्ट डालती हैं, इसीलिए डॉक्टर से पूछकर ही दवाई लेनी चाहिए, है ना। चलो, अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं। कोशिका विभाजन क्या होता है? मतलब कोशिका का डिवाइड होना, कोशिका का एक रूप से, मतलब एक कोशिका नई कोशिकाओं को जब जन्म देती है उसको कहते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जो होता है, आपको पूछा जाता है कि इसकी मतलब ये किस तरीके से होता है और कितने चरणों में होता है। तो आप लोगों ने देखा कि कोशिका विभाजन प्यारे दोस्तों 2 चरणों में होता है। पहले मैं लिख दूं कि कोशिका विभाजन होता क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बताओगे पुरानी कोशिकाओं का, पुरानी कोशिका, आपके शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाओं का विभाजित होकर, विभाजित, विभाजित का मतलब टूटकर, विभाजित होकर
नई कोशिका बनाने की क्रिया, नई कोशिका बनाने की क्रिया, ठीक है, कोशिका बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है, ठीक है, क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। क्लियर? तो कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है प्यारे दोस्त, पुरानी कोशिका जब टूटकर नई कोशिका बना लेती है, इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। तो बताओगे फॉर्मिंग ऑफ न्यू सेल बाय डिवाइडिंग ऑफ ओल्ड सेल, बाय डिवाइडिंग ऑफ ओल्ड सेल, ठीक है। तो पुरानी कोशिका के टूटने पर नई कोशिका का जब निर्माण होगा तो उसको कहा जाता है सेल डिवीजन, ठीक है। क्लियर? चले आगे। अब देखो, अब भाई ये कोशिका विभाजन कितने चरणों में होता है? तो कोशिका विभाजन के 2 चरण होते हैं। सेल डिवीजन के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। क्लियर? अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ऑफिशियल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे बात करते हैं और अब हम लोग बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन कितने चरणों में होता है आपको पूछा जाता है ना? कोशिका विभाजन के चरण, कोशिका विभाजन के चरण, क्लियर? के चरण, भाई कोशिका विभाजन के जो चरण होते हैं ना, ये कितने होते हैं? यानी 2 चरणों में होता है, स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। हम लोग बात करते हैं स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन की, स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन के 2 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं दोस्तों? एक होता है, आप बताते हो, इंटरफेज, और एक होता है एम फेज, ठीक है। तो पहला जो चरण होता है वो होता है अंतरा अवस्था, अंतरा अवस्था, या इसको आप अवस्था भी बोल सकते हो, है ना। चरण की जगह आप इसको अवस्था भी कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन की कितनी अवस्था होती है, कितनी फेजेस होती हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि चरण भी आ सकता है पेपर में लिखा हुआ, या फेजेस भी आ सकता है। तो कोशिका विभाजन की 2 अवस्थाएं या 2 चरण होते हैं। एक होता है अंतरावस्था, जिसको कहते हैं इंटरफेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेज। हिंदी में अंतरावस्था, इंग्लिश में इंटरफेज। और दूसरा होता है एम फेज, दूसरा होता है एम अवस्था। दूसरा जो चरण है या दूसरी जो अवस्था है, दैट इज एम फेज, एम फेज, ठीक है। तो सेल डिवीजन के 2 स्टेप्स होते हैं, 2 फेजेस होती हैं, एक होती है अंतरावस्था और एक होती है एम अवस्था। मैम अंतरावस्था क्या है? तो आप लोग क्या बताओगे कि इसे तैयारी की अवस्था कहते हैं, इसे तैयारी की अवस्था कहते हैं, ठीक है, तैयारी की अवस्था कहते हैं। आपको पूछा जाता है कि जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो किस अवस्था को तैयारी की अवस्था कहा जाएगा? विच स्टेज इज नोन एज प्रीपरेशन स्टेज, ठीक है, तैयारी की अवस्था, इसी को कहते हैं तैयारी की अवस्था। तो आप लोग बताएंगे नोन एज प्रीपरेशन स्टेज, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपरेशन फेज। तो नोन एज प्रीपरेशन फेज, है ना, तैयारी की अवस्था। अब इसको समझना, देखो, जब भी तुम किसी एग्जाम को देने जाते हो तो एकदम से मुंह उठाकर एग्जाम दे आते हो क्या? या एग्जाम को देने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है? तो आप कहोगे मैम हमें तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है वैकेंसी कब आ रही है, फिर हमें उस एग्जाम का सिलेबस देखना पड़ता है, फिर हमें उसका फॉर्म भरना पड़ता है, फिर हम अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। तो लगभग कई कई बच्चे तो साल भर, 2 साल, 3 साल तक लगे रहते हैं तैयारी में, और पेपर हो जाता है कितने दिन में? पेपर 3 घंटे या 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है। तो तैयारी कितनी लंबी चलती है ना बेटा पेपर की। अभी भी आप तैयारी में लगे हुए हो, कितने टाइम से, कितना ज़्यादा टाइम हो गया आपको तैयारी करते करते, और जिस दिन पेपर की डेट आ जाएगी आपका पेपर हो जाएगा, आप 3 घंटे में या 1.5 घंटे में पेपर देकर बाहर। तो पेपर देने में टाइम नहीं लगा, पेपर की तैयारी में टाइम लगा। तो वैसे ही जब कोशिका अपने आप को विभाजन कराती है, अपने आप को डिवाइड कराती है, तो पहले वो भी तैयारी करती है। तो ये है तैयारी की अवस्था। तो कौन सी अवस्था
कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है ना? तो आप बताते हो कि ये होती है तैयारी की अवस्था। समझ में आ गई ना बात? क्लियर? चलो बेटा अभी इसको हम पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, सेल थ्योरी, ठीक है, शिल्डेन और स्वान ने दी थी, शिल्डेन और स्वान। और इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे रडोल्फ वर्च्यू, उन्होंने एक शब्द दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो मतलब रडोल्फ वर्च्यू ने सबसे पहले इसको देखा था, कोशिका विभाजन को। अभी हम इनके बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है? क्लियर? तो भाई इसको कहा जाता है तैयारी की अवस्था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब कोई कोशिका विभाजन करने शुरू करती है या विभाजन के लिए तैयार होती है तो वह किस अवस्था में होती है? तो मतलब कौन सी अवस्था में होगी फिर वो? इंटरफेज, अंतर अवस्था में, क्योंकि यही तैयारी की अवस्था है। अच्छा, ये अवस्था सबसे लंबी होती है बेटा, है ना? यह सबसे लंबी अवस्था है। तो ये कैसी अवस्था है कोशिका विभाजन की? सबसे लंबी। यह सबसे लंबी अवस्था है। आप बताएंगे कि कैसी अवस्था है? सबसे लंबी अवस्था है। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है? ये कैसी फेज है दोस्त? लॉन्गेस्ट फेज है। क्यों? सिंपली भैया जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी में ही तो टाइम लगता है ना, है ना? पेपर तो हम बहुत जल्दी दे आते हैं, तैयारी में ही तो टाइम लगता है, साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। तो वैसे कोशिका जब विभाजन करेगी तो तैयारी में उसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो तैयारी अवस्था जो है ये सबसे लंबी अवस्था होती है, ठीक है ना? तो कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आप बताते हो कि तैयारी की अवस्था जो होती है वो होती है आपकी इंटरफेज अवस्था। क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैम इस अवस्था के अंदर ये अवस्था कितने चरणों में बटी हुई है? तो ये अवस्था 3 चरणों में बटी हुई होती है। ये जो अवस्था होती है इंटरफेज अवस्था 3 चरणों में। देखो यहाँ पर इस साइकिल को देखो, ये है सेल साइकिल, इसको कहते हैं कोशिका चक्र। बेटा ये कोशिका चक्र है, कोशिका इस चक्र से गुजरती है। आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वो इस चक्र से गुजरती हैं बेटा, और तभी वो अपने आप को 1 से 2 कर पाती हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको कहा कि 2 अवस्थाएं आपको दिख रही हैं। देखो ये रही इंटरफेज अवस्था, और मैंने कहा था इंटरफेज अवस्था तैयारी की अवस्था है। यहां से शुरू करती है कोशिका अपना जीवन। और भैया देखो ये सबसे लंबी अवस्था है। देखो एक पूरी सेल साइकिल का सबसे ज्यादा जो टाइम है वो इसी अवस्था में जा रहा है ना? जहां पर भी मैंने ब्लैक ब्लैक कलर लगाया हुआ है ये सब आपका इंटरफेज अवस्था है। और मैम फिर ये है देखो एम अवस्था, ये इतनी सी रेड कलर में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एम अवस्था है। तो पूरी सेल साइकिल का पूरा कोशिका चक्र जो है इसमें सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? कौन सी अवस्था सबसे लंबी है? तो इंटरफेज अवस्था सबसे लंबी है। ये सब इंटरफेज अवस्था के ही पार्ट हैं। और अभी मैंने बताया था इसको प्रीपरेशन और प्रिपरेशन स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है? चलो तो अब देखो यहाँ पर, तो आपने देखा इंटरफेज अवस्था सबसे लंबी अवस्था है और इस अवस्था के 3 चरण होते हैं। एक होता है जीवन चरण, एक होता है एस चरण और एक होता है G2 चरण। तो पेपर में आपको पूछा जाता है कि जो अंतरावस्था होती है ना, जो कोशिका विभाजन की अंतरावस्था है, इंटरफेज स्टेज होती है, जो इंटरफेज, मैम ये कितने स्टेप्स में डिवाइडेड रहती है? ये कितने चरणों में पूरी होती है? तो अंतरावस्था 3 चरणों में पूरी। कितने चरण होते हैं भाई इसके? 3 चरण होते हैं, है ना? 3 चरण होते हैं भाई इस अवस्था के। कितने चरण होते हैं? 3 चरण, 3 स्टेप्स। इस स्टेज के कितने स्टेप्स होंगे? 3 स्टेप्स। क्लियर? कौन कौन से होते हैं पेपर में आता है? तो एक होता है भाई जीवन स्टेज, एक हो जाता है जीवन स्टेज, एक हो जाता है एस स्टेज और एक हो जाता है G2 स्टेज, ठीक है? ये 3 स्टेजेस होती हैं इंटरफेज अवस्था की। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं अंतरा अवस्था से संबंधित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये तो तीनों तो हैं अंतरा अवस्था से संबंधित, तो कोई और चौथा ऑप्शन दे दे वो आपको सही करना है, ठीक है? चलो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जीवन अवस्था में क्या होता है। तो बेटा इसमें कोशिका वृद्धि करती है, इसमें कोशिका अपने आप को क्या कराती है? वृद्धि करती है। कोशिका वृद्धि करती है ना? वृद्धि करती है, अपने आप को बड़ा करती है भाई। कोशिका क्या करती है? वृद्धि करती है, ठीक है? इसमें क्या होता है? सेल ग्रोथ होती है।
सेल के अंदर सेल अपने आप को बड़ा करती है, ग्रोथ करती है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में तो इसमें डीएनए संश्लेषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया, पूछा जाता है। डीएनए का संश्लेषण मतलब इस अवस्था में डीएनए क्या करता है, अपने आप को संश्लेषित करता है, डीएनए संश्लेषण होता है। तो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होगा, डीएनए बनेगा, तो इस अवस्था में। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस होता है। तो किस अवस्था के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, आप बताते हो एस अवस्था। देखो इसको एस कहा इसलिए जाता है, एस फॉर सिंथेसिस, एस का मतलब है सिंथेसिस, ठीक है ना। तो यहां पर आपने कहा कि ये होता है सिंथेसिस अवस्था, ठीक है। ठीक, मुस्कान प्यारे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये होती है सिंथेसिस अवस्था, ठीक है। और इसमें क्या होता है मैम, G2 अवस्था में, तो G2 अवस्था में कोशिका फिर से ग्रोथ करेगी, फिर से वृद्धि करेगी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, विभाजन की तैयारी करना शुरू। इसमें क्या हो जाएगा, विभाजन या विभाजन की, यहाँ पर क्या कहोगे कि जो M फेज है उसमें जाने की तैयारी। M अवस्था में कोशिका यहाँ से चली जाती है, M अवस्था में जाती है। तो कोशिका है वो कहाँ चली जाएगी, M अवस्था में जाती है, इसी अवस्था से M अवस्था में जाएगी कोशिका, ठीक है। तो आप बताओगे ट्रांसफर M स्टेज या M फेज। तो कोशिका यहाँ से कौन सी अवस्था में चली जाएगी, M फेज में, M फेज के अंदर कोशिका यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, मैं समझाती हूँ कि कैसे कैसे ये सारी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, यहाँ पर ये देख लिया आपने कि ये जो अंतरावस्था होती है इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में कोशिका अपने आप को ग्रोथ कराएगी, समझना। देखो मान लीजिए ये सारी इंटरफेज अवस्था चल रही है, ये सब इंटरफेज अवस्थाएं चल रही हैं। मुझे लग नहीं रहा जैसे मैं इस चैप्टर को कर दूंगी, पर थोड़ा बहुत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर लेंगे कवर, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट छूटेगा जिसको मैं कल ही थोड़ा सा समझाकर आगे भी बढ़ जाऊंगी। देखो इंटरफेज अवस्था के बारे में समझो, समझाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ जाएं और बच्चे को समझना है तो उसमें भी मजा नहीं आता, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाता है ना। इसको समझ लो, फिर जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा है उसको मैं कल बता दूंगी। अब इधर देखो, मान लो ये कोशिका है भाई, ये एक छोटी सी कोशिका है। अब ये क्या करेगी, धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, थोड़ा बड़ी होगी, फिर और धीरे धीरे ये क्या करेगी, थोड़ी और बड़ी, फिर और धीरे धीरे ये क्या करेगी, और बड़ी। अब इसने क्या कर लिया, अपने आप को मैच्योर कर लिया, ग्रोथ हो गई इसकी, वृद्धि करी इसने, बड़ी हो गई है। अब ये बड़ी हो गई, जैसे हमारे अंदर होता है जब लड़की बड़ी हो जाती है, लड़का बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, पारुल मैम को बिल्कुल बोल देंगे हम कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो देखो जब हम छोटे बच्चे थे, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद हमारी शादी, जब हम मैच्योर हो गए तो शादी करने की सोची जाने लगी। तो वैसे ही जब कोशिका छोटी थी तो धीरे धीरे वो बड़ी हुई, मैच्योर हो गई। अब ये क्या हो गई, मैच्योर हो गई है कोशिका, ये परिपक्व हो गई है ना। मतलब ये क्या हो गई है, परिपक्व, मतलब कि अब ये चाहती है कि मैं 1 से 2 हो जाऊं, अब ये चाहती है कि अब मेरे हिस्से हो जाएं, मैं एक कोशिका से 2 हो जाऊं, अपने आप को विभाजित कर दूं, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये कोशिका अपने अंदर जितने भी कोशिकांग है, जैसे आप सब पढ़ के आ चुके हो, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर लाइसोसोम है, बहुत सारे कोशिकांग है जो भी मैंने आपको पढ़ा दिए, वो सब इसके अंदर है। तो सब के सब क्या करने लगते हैं, अपनी ग्रोथ करने लगते हैं, सबके सब क्या हो जाते हैं, अपनी ग्रोथ करने लगते हैं। तो मतलब कोशिका की ग्रोथ का मतलब कोशिका के अंदर जो पार्ट है वो भी ग्रोथ करने लग जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब ये कोशिका क्या करेगी, जब ये ग्रोथ करने लगेगी तो अब इसके अंदर जो डीएनए है बेटा, इसके केंद्रक में जो डीएनए है, डीएनए भी डबल बनने लगेगा, क्योंकि अब ये 1 से 2 होने वाली है। तो एक डीएनए ये दोनों कोशिकाओं को बांटने वाली है, इससे जो 2 कोशिकाएं बनेंगी उनको भी तो डीएनए देगी ये, है ना। अब इसके सारे हिस्सों का टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप को 1 से 2 में बदलने वाली है। तो इसके अंदर जितने भी कोशिकांग है वो भी 2 होंगे, तो डीएनए भी इसका डबल होने लगता है, ज्यादा डीएनए बनने लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि आधा डीएनए इनको भी देना है,
ये जो इसकी पुत्री होंगी, डॉटर होंगी, इनको भी देना है, तो इसीलिए इसके अंदर डीएनए भी डबल होने लगता है। इसी को कहते हैं डीएनए सिंथेसिस या एस फेज। अब जब इसका डीएनए डबल हो जाता है तो अब ये कोशिका अपने आप को कहती है कि अब मैं विभाजन को तैयार हूं, मतलब अब मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं इंटरफेज अवस्था की, तैयारी की अवस्था एस और। अब जब ये अपने आप को पूरा तैयार कर लेती है तो G2 अवस्था होती है फिर वो, कि ये कहती है मैं विभाजन के लिए तैयार हूं। अब यहां से ये कूद जाती है एम फेज में। अब ये यहां से कूद जाएगी भाई एम फेज में। तो कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी एम फेज, सेल डिवीजन से संबंधित एम फेज। तो यहाँ तीनों स्टेप हो गए। अब इसी तीनों स्टेप के अंदर, ये इसके अंदर 3 स्टेप बताए थे ना, G1, S और G2। तो G1 में ग्रोथ कर रही है, S में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, और G2 से अब ये कहाँ कूद जाती है, एम अवस्था में। और एम अवस्था 2 तरीके की होती है, 2 तरीके की, जिसमें आप पढ़ते हो माइटोसिस, माइटोसिस और जिसको कहते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस। तो इनको पढ़ेंगे कल, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो कल बस अर्धसूत्री और समसूत्री पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद नए टॉपिक की तरफ बढ़े। ठीक है, क्लियर। कल सैटरडे में भी पढ़ा दो बेटा, मेरा मन पूरा पूरा है कल सैटरडे में भी पढ़ाने का। बट एक दिक्कत बस ये हो सकती है, क्योंकि कल भी मेरी एमटीएस में क्लास लगी हुई है, हो सकता है उस क्लास का, क्योंकि अभी उसका टाइम फिक्स नहीं हुआ है, हो सकता है उस क्लास का टाइम 1 बजे के आसपास रहे। तो अगर उस क्लास का टाइम 1 बजे रहा तो बेटा वो क्लास थोड़ी लंबी चलती है, 2 से 2.5 घंटे की चलती है, तो आपकी क्लास शायद ना ले पाऊँ कल। लेकिन अगर वो क्लास थोड़ा 11 बजे से शुरू हुई, मेरी कोशिश है कि मैं उसे 11 बजे लगाऊं। अगर वो क्लास 11 बजे से रही तो फिर मैं उसको 1 बजे तक छोड़ दूंगी और 2 बजे से आपका सेशन ले लूंगी। ठीक है प्यारे दोस्त, क्लियर। तो जिनको भी समझ नहीं आया एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं बार बार कहती हूँ बायोलॉजी को आपने थोड़ा टाइम हो गया हो, ना पढ़ी हो, तो चीज़ें नहीं लगेंगी, लेकिन जब उनका आप रिवाइज करोगे, उनको आप पढ़ोगे, तो बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सोनम मैंने बता तो दिया बेटा, अविरत नाम है मेरे बेटे का, अविरत। ठीक है, क्लियर। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को प्रणाम। क्लियर। तो नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।